प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है और इसके साथ ही जलक्रीड़ा महोत्सव की शुरुआत की गई है। और इस दौरान सीएम मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। एक एक करके एक एक दिन स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा। इतने प्रकार के खेल, इतने प्रकार की प्रतियोगिता मध्य प्रदेश में चल रही है। माननीय खेल मंत्री जी का भी जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। माननीय महापौर जी, हमारे राकेश गुप्ता जी, सुभाषिष मुखर्जी, देशराज जी, मैं भाषण के लिए थोड़ा विलंब से आने की, मैं यहाँ आप सबके लिए सुबह सुबह जल्दी बुलवाया और देरी से आने की क्षमा भी चाहता हूं। लेकिन आज हमारे प्रदेश के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एक बड़ी इवेंट इंदौर में भी होने वाली है और उसके बाद वो गुजरात टीम जाने वाली। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इसके पहले आज ये डबल खुशी है इस स्थान पर जब रोइंग चैंपियनशिप की मेजबानी भी हमको मिल रही है और ये और आनंद है कि रोइंग में नेशनल चैंपियन भी हम ही हैं। ये हमारे लिए डबल आनंद है। और इस अवसर पर जब मैं मध्य प्रदेश के वाटर स्पोर्ट्स में एशियन गेम्स की तरफ देखता हूं तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पदक जीतने का गौरव भी देश को दिलाने में मध्य प्रदेश की अपनी भूमिका है। मैं इस नाते से मध्य प्रदेश को बधाई देना चाहूंगा। 38वें नेशनल गेम्स, खेलो इंडिया, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में भी प्रदेश ने बहुत अच्छी भूमिका अदा की है। कई कारण से वैसे तो ये मान के चलो कि चैंपियन होने का और चैंपियनशिप में होस्ट करना ये हमारा डबल दायित्व भी लाता है। और ऐसे में जब यहाँ ये चैंपियनशिप हो रही है तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमारे खिलाड़ी फिर मध्य प्रदेश को गौरव दिलाएंगे। ये अग्रिम शुभकामना और पूरे देश वालों के लिए मैं अपनी तरफ से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम प्रदेश में देश के लिए, सभी के लिए खेले, लेकिन देश का नाम दुनिया के स्तर पे बढ़े, इसलिए जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए भी करें, जिनके माध्यम से कितना अच्छा लग रहा। अभी हमारी कहाँ बढ़िया मार्च पास्ट कराया और अब बदख मार्च पास्ट कर रही है। यह है भोपाल की खूबसूरती और भोपाल का आनंद। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। खेल के सभी क्षेत्रों में समान रूप से बढ़ते हुए हमारी सरकार लगातार प्रोत्साहन दे रही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भी वैसे तो आदिकाल से खेलों के प्रति भारत का और भारत की जीवन पद्धति का अपना एक विशेष वैशिष्ट है। ऐसे में जब आज के समय में खेलों को लेकर के अब कौन सा एशियाड और ओलंपिक है जहां भारत की प्रतिभाओं ने झंडे नहीं गाड़े, आने वाले समय में ये और बढ़ता जाए, मेरी अपनी ओर से शुभकामना दे रहा हूं। और संक्षेप में, क्योंकि विलंब से आया तो लंबा भाषण न देते हुए अपनी बात को यहीं विराम देते हुए शुभकामना देता हूं। 4 दिन तक ये पूरा आयोजन आनंद का एक अलग एहसास कराएगा। वैसे भोपाल सुंदरता के लिए भी जाना जाता है, स्वाद के लिए भी जाना जाता है। और जब आप आए तो भोपाल में पोहे, जलेबी और खान पान की बहुत अच्छे प्रकार से यहाँ अलग अलग संस्थान भी है और बगल में अब टाइगर अभयारण्य भी है। उम्मीद करता हूं कि हमारे सभी प्रकार के भोपाल के ये जो अवसर पर इस कार्यक्रम के साथ साथ हम आनंद भी लेंगे, प्रदेश को जानने समझने का मौका भी मिलेगा। एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं पूरे आयोजन के लिए शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, शुभारंभ की भी घोषणा आप माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रेरणादायी अगर बात करूं। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में शासन से जुड़े कई बड़े निर्णय लिए गए। कैबिनेट के बाद शहरी विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस वार्ता कर इन फैसलों की विस्तृत जानकारी साझा की है। आप सभी जानते हैं गीता जयंती 1 दिसंबर को है। हम सारे प्रदेश में गीता जयंती मनाएंगे और हमारा ये मानना है कि जो भगवत गीता है वो किसी धर्म की नहीं है, वो मानव धर्म की है। आपने देखा होगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जब भी कहीं विदेश यात्रा पे जाते हैं तो एक गीता जरूर लोगों को देते हैं। तो गीता जी का अपना एक महत्व है और ये कि
मानव धर्म है, ऐसा मानते हैं हम इसको। और मैं व्यक्तिगत रूप से गीता को मास्टर की कहता हूं। किसी भी प्रश्न का उत्तर, किसी भी दुविधा का सवाल उत्तर यदि कहीं किसी ग्रंथ के अंदर है तो सिर्फ गीता के अंदर। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने 1 दिसंबर को सारे प्रदेश में गीता जयंती मनाने की निवेदन किया है। और 24 नवंबर से 1 दिसंबर की अवधि में कुरुक्षेत्र में हरियाणा सरकार के और वहां के धार्मिक संगठनों के सौजन्य से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनता है। हमारी कोशिश है कि उस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भी मध्य प्रदेश कैसे हिस्सेदारी कर सकता है और कैसे उस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का लाभ मध्य प्रदेश की जनता को मिल सके, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। वैसे सभी विकास खंडों में, लगभग प्रदेश के 313 विकास खंडों और 55 जिलों में और 10 संभागों में श्री कृष्ण परंपरा के आचार्य सानिध्य में 3 लाख गीता प्रेमी श्रीमद् भागवत गीता के 15 अध्याय का श्लोक सस्वर पाठ करेंगे। उज्जैन में भी एक कार्यक्रम होगा जहां शायद मुख्यमंत्री जी के स्वयं की उपस्थित रहने की संभावना है। आप जानते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा फोकस पॉइंट है इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आए। पिछले दिनों वो हैदराबाद गए थे, उद्योगपति से 1-to-1 चर्चा की। इस दौरान लगभग 36,600 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए हैं, जिसमें लगभग 27,800 नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। इसमें प्रमुख कंपनियां मैं बता दूं कि AGI ग्रीन पैक कंपनी, जो कि पैकेजिंग में भारत के अंदर इनका बड़ा नाम है, और इंजीनियरिंग सेक्टर में भी लगभग 1,500 करोड़। एक्सिस एनर्जी वेंचर्स इंडिया कंपनी के द्वारा भी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 29,500 करोड़ के प्रस्ताव आए हैं। सभी जानते हैं PM श्री हेलीपैड पर्यटन सेवा। हम धार्मिक सेक्टर, वेलनेस सेक्टर और वाइल्ड लाइफ सेक्टर तीनों में ही पर्यटनों की संख्या बढ़े और आवागमन सुलभ, इसलिए PM श्री हेली पर्यटन सेवा प्रारंभ कर रहे हैं। इंदौर से ओंकारेश्वर, इंदौर से जो ओंकारेश्वर वाला जो इंदौर से चलेगा वो रेगुलर एयरपोर्ट से नहीं जाएगी, उसके लिए एक अलग से हेलीपैड बनाया है बिचौली में। उसी प्रकार उज्जैन में भी पुलिस लाइन के पीछे एक हेलीपैड बनाया, तो और ओंकारेश्वर में मांधाता में बनाया है। तो कुल मिलाकर एक ही दिन में दोनों शिवलिंग के दर्शन पर्यटक कर सके, उसकी सुविधा। अदरवाइज नहीं तो अगर एयरपोर्ट से हम लाएंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, तो काफी आने जाने में समय लग जाता है। इसलिए हेलीपैड सारे धार्मिक स्थानों के पास में बना है। वेलनेस सेंटर भी भोपाल, मढ़ई, पचमढ़ी के मध्य में हमने इन्वेस्टर्स को जमीन भी अलॉट कर दी है। अतिशीघ्र वहां पर भी वेलनेस सेंटर प्रारंभ होंगे। वाइल्ड लाइफ में तो आप जानते हैं कि हम लोगों ने काफी बड़ा काम किया है। जबलपुर, मैहर, चित्रकूट, अमरकंटक, कान्हा, बांधवगढ़ और ये भेड़ा घाट जो हमारा, मैं ऐसा मानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, मैंने कनाडा का कौन सा फॉल है वो, नियाग्रा फॉल देखा है। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी नियाग्रा फॉल की मार्केटिंग हुई है और सारे विश्व के लोग जाते हैं, यदि भेड़ा घाट की भी उतनी मार्केटिंग होती तो विश्व का सबसे सुंदर स्थान है, जहाँ पर कि दूध की तरह नर्मदा जी दिखाई देती है, जैसे दूध की नदी बह रही हो और आसपास जो जब नर्मदा जी निकलती है तो जो चट्टान है वो सफेद, तो चट्टान भी सफेद है और दूध की तरह पानी वहां से निकलता, तो सबसे सुंदर मैं विश्व का स्थान मानता हूं उसको। तो वहां पर भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने, फिर मैहर की माता के वहां भी, ऐसा सब जगह हमने धार्मिक, वेलनेस सेंटर और वाइल्ड लाइफ के पर्यटक बढ़े। इसके लिए हमने, भारत में आप सब जानते हैं कि हमने चीता
बाहर से लाए उनकी संख्या बढ़ रही है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने यहाँ के वातावरण में जीना प्रारंभ कर दिया और न सिर्फ जीना प्रारंभ कर दिया, अपनी संतति को भी बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। ये बहुत गुड साइन है और मैं समझता हूँ कि ये हमारे विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की जो एक तरीके से उनकी सुरक्षा और बाकी सब चीज़ों की ध्यान रख के चीतों को वहाँ के वातावरण में रहने लायक बनाया, ये उनकी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी सभी विभागों की समीक्षा रखने वाले 1 से 5 दिसंबर के दौरान विधानसभा चलेगी जब, तो उसमें कुछ बिंदु हैं जिसमें 2 वर्ष की उपलब्धियां, विगत 2 वर्षों में नवाचार, आगामी 2 वर्ष में आगे विभाग क्या करने वाला है और विभाग में क्या क्या चुनौतियां हैं उसको लेकर। तो फिर 8 और 9 को खजुराहो में भी हम बैठेंगे और अगली कैबिनेट खजुराहो में ही होगी। अभी आपको मालूम होगा कि हालांकि साधारणतया इस प्रकार के जो विधानसभा में बिल आने वाले हम उसकी पहले घोषणा नहीं करते हैं, पर ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। तो आज कैबिनेट ने लोकल बॉडीज के सभी लोकल बॉडीज की जो इकाइयाँ हैं हमारी, चाहे पहले तो अभी तक तो नगरीय क्षेत्र के मेयर्स के डायरेक्ट चुनाव थे, बाकी नगर पालिका और नगर परिषद के इनडायरेक्ट चुनाव थे। अब सभी डायरेक्ट चुनाव हो ऐसा अध्यादेश हम लाए, उसको हमने अनुमोदन किया है, उसके जल्दी ही बिल विधानसभा में लाने वाले हैं। अभी आपको मालूम है कि राजनांदगांव में हमारे देश के गृह मंत्री जी ने एक निश्चित किया कि निश्चित सीमा के अंदर नक्सलवाद इस देश से विदाई हो, और उसमें वो बहुत पूरी ताकत से लगे हैं। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में उन्होंने जितने प्रवास किए, मुझे नहीं लगता किसी राज्य में इतने किए होंगे, सिर्फ नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए, और इस दिशा में सफलता भी मिली है सरकार को। और उसमें मध्य प्रदेश की भूमिका भी है। मध्य प्रदेश का हमारा हाक फोर्स के जवान भी उसमें थे। राजनांदगांव में जो मुठभेड़ हुई थी, बाकी मुठभेड़ होती, उसमें मध्य प्रदेश के हमारे हाक फोर्स भी जाती, क्योंकि ये 3 स्टेट जो हमारे हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन तीनों का फोर्स साथ में लेके काम करता। पर दुर्भाग्य से एक आशीष शर्मा निरीक्षक वो शहीद हो गए थे, और आशीष शर्मा का जो पूरा रिकॉर्ड है बहुत आउटस्टैंडिंग था। वो राष्ट्रपति पदक भी 2 बार ले चुके थे, राष्ट्रपति से सम्मानित हो चुके थे, पर दुर्भाग्य से इस मुठभेड़ में वो शहीद हो गए। तो उनके छोटे भाई को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनके परिवार को हम नौकरी देंगे, तो उनके छोटे भाई को उप निरीक्षक पद पर अनुकंपा नियुक्ति देंगे और उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता देंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विभागीय योजनाओं, पशु स्वास्थ्य सेवाओं और उत्पादन बढ़ाने की रणनीति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने से जुड़े बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में लोकायुक्त की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नायब को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। अधिकारियों का रिश्वतखोरी का जाल पुराने भूमि विवाद मामले से जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक करौली निवासी प्रवीण चतुर्वेदी ने वर्ष 2016 में चितरंगी के बालखंड गांव में जमीन खरीदी थी। कब्जे संबंधी विवाद के बाद उन्होंने 2017 में बता दें कि आवेदन दिया और साल 2021 में इस पर आदेश तो जारी कर दिया गया, लेकिन 4 वर्षों तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिकायतकर्ता के लगातार अनुरोध के बाद नायब तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक ने मिलकर 15,000 रुपए की रिश्वत ली। ये शिकायतकर्ता है प्रवीण कुमार चतुर्वेदी। ये रहने वाले सीधी सिहावल के हैं और इनके द्वारा लोकायुक्त में आकर शिकायत की गई थी कि इनकी भूमि बेदखली का आदेश जो वर्ष 2021 में हुआ था, उस पर अभी तक इनको बेदखली कराकर नहीं दी गई थी। और जब भी ये कार्यालय जाते थे उस आदेश के पालन के लिए, तो इनके द्वारा कार्यवाहक नायब तहसीलदार महेंद्र कुमार कौल और उसी व्रत में पदस्थ आरआई हरि सिंह बैस द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही थी। तो शिकायत का सत्यापन कराया गया था। शिकायत के सत्यापन सही पाए जाने पर
आज दिनांक को ट्रैप कार्रवाई आयोजित की गई थी, जिसमें महेंद्र कुमार कौल को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। धार जिले में मुस्कान अभियान के तहत धामोद पुलिस ने सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश में बता दें कि थाना प्रभारी में विशेष टीम गठित कर अभियान को तेज किया। टीम ने लगातार कार्रवाई करते हुए इस महीने 10 बालिकाओं को सुरक्षित परिजनों को सौंप दिया है और पुलिस ने संबंधित मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अधिकारियों ने कहा है कि आगे भी इस अभियान को और भी प्रभावी तरीके से चलाया जाएगा। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में मुस्कान अभियान हमारे इस मंथ में चल रहा है, तो जिसमें थाना धामनोद द्वारा आज दिनांक तक 10 गुम बालक बालिकाओं को दस्तगिरफ्तार किया गया है, जिसके तारतम्य में आज हमारे द्वारा कालाम पुनर्वास धामनोद की एक बालिका जो कि अपहरण कर ली गई थी, उसको देवास से रेस्क्यू किया गया है। उसके साथ एक कन्हैया पिता चंपालाल मौर्य उम्र 22 साल निवासी इकलेरा जिला देवास को गिरफ्तार किया है और अपहरण की धाराओं में और इसमें बलात्कार की धारा इजाफा की है। नकली नोटों के मामले में खंडवा पुलिस की टीम एक बार फिर से सक्रिय हो गई है। आरोपी मौलाना जुबैर अंसारी को नासिक जेल से खंडवा लाने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि मौलाना जुबैर अंसारी को 13 नवंबर को मालेगांव पुलिस ने न्यायालय में पेश किया था, जिसके बाद से वह महाराष्ट्र के नासिक जेल में बंद है। खंडवा पुलिस अब इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए उसे अपने हवाले लेना चाहती है और इसके लिए आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। खबर इंदौर से है, जहां बीएलओ नीलू गौड़ ने एक ऐसा जज्बा दिखाया जिसकी हर तरफ चर्चा है। मां के निधन के बावजूद नीलू ने अपनी ड्यूटी पूरी की है। लोकतांत्रिक जिम्मेदारी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता वाकई काबिल तारीफ है। लेकिन इसी बीच कुछ दुखद खबर भी सामने आई है। बता दें कि शहडोल में ड्यूटी के दौरान एक बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वहीं रीवा में एक बीएलओ को ब्रेन हेमरेज हुआ है और फिलहाल उनका इलाज जारी है। खबर भोपाल से है, जहां कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने कई नेताओं का सपना तोड़ दिया। कांग्रेस का दावा है कि नियुक्तियां योग्यता और योगदान के आधार पर नहीं बल्कि राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से की जा रही है। इधर बीजेपी ने भी तुरंत पलटवार किया है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी में जिम्मेदारी संगठन तय करता है, कोई व्यक्ति नहीं। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। निगम मंडल की इन नियुक्तियों को लेकर दोनों पार्टियों के बीच ये तकरार लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातीय अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा की भोपाल में एक कार्यक्रम में की गई टिप्पणी का वीडियो वायरल होने के बाद तीखी आलोचना हुई है। इसके बाद उन्होंने माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि मेरा मकसद पॉलिटिकल हंगामा खड़ा करना नहीं था। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा ने कहा कि देखिए, मेरा उद्देश्य कोई सियासी बवाल मचाने का नहीं था। हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी। इस मीटिंग में हमारा अहम मुद्दा यह था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, सामाजिक आधार पर नहीं होना चाहिए। इस मुद्दे पर सभी अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। जैसे कुछ लोगों का मानना था कि आईएएस अफसर अगर हो जाते हैं तो उस परिवार में किसी और को आरक्षण की पात्रता नहीं होनी चाहिए। गौरतलब है कि प्रांत अध्यक्ष संतोष वर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वे कहते हुए सुनाए दे सकते हैं, जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी में मेरे बेटे को दान नहीं करता या उसके साथ संबंध नहीं बनाता, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने वर्मा के बयान की निंदा की। इसके प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र मिश्रा ने टिप्पणी को बता दें कि गलत और जातिवाद करार दिया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण बेटियों का अपमान करता है और अखिल भारतीय सेवा आचार नियमों का उल्लंघन करता है। बता दें कि आईएएस अधिकारी संतोष शर्मा द्वारा दिए गए कथित बयान पर राजधानी भोपाल में विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। हिंदू संगठनों और कर्मचारी संघों ने मिलकर शहर के 2 नंबर स्टॉप पर जोरदार प्रदर्शन किया है।
महाकाल की नगरी में शादी के इस खूबसूरत मौसम में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिससे हर किसी को चौंकाने के साथ साथ खुशी से भर दिया। शहर की सड़कों पर ढोल बाजे की आवाज गूंज रही थी, बाराती झूमते हुए आगे बढ़ रहे थे और इस पूरी रौनक के बीच सजी धजी घोड़ी पर शान से बैठी थी दुल्हन अपूर्वा ओझा। आमतौर पर दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर दुल्हन के पास जाता है, लेकिन इस बार कहानी उल्टी थी। दुल्हन अपने दूल्हे को निमंत्रण देने घोड़े पर सवार होकर निकली थी। अपूर्वा ओझा, जो अहमदाबाद में साउथ इंडियन बैंक में क्लास 1 अधिकारी हैं, उनकी शादी उज्जैन के होटल में तय होनी थी। फेरे शुरू होने से पहले उन्होंने अपने होने वाले पति बड़ौदा निवासी हर्षदेव के पास एक अनोखे अंदाज में पहुंचने का फैसला किया। इस खास आमंत्रित जुलूस में किसी भी बारात की तरह पूरा इंतजाम था। बैंड बाजा, बाराती और खूबसूरत घोड़ी। जब अपूर्वा ने दुल्हन की ड्रेस और स्टाइलिश चश्मे में घोड़ी पर बैठकर जश्न मनाते हुए यात्रा शुरू करी तो राहगीर की नजर उसी पर टिक गई। करीब 1.5 घंटे तक वे नाचते, मुस्कुराते और खुशियों से भरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ती रहीं। भोपाल में सर्दी के साथ साथ वायु प्रदूषण भी लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी की हवा पिछले एक सप्ताह से लगातार खराब श्रेणी में बनी हुई है। AQI लगातार 300 के पार दर्ज हो रहा है, जिसका सीधा मतलब है कि लोग हर दिन करीब 5 सिगरेट के बराबर जहरीली हवा अपने अंदर ले रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ठंड, धूल, वाहन धुआं और मौसम की स्थिरता सब मिलकर एयर क्वालिटी को और भी खराब कर रहे हैं। बढ़ता प्रदूषण लोगों के लिए सिरदर्द, सांस की दिक्कत और आंखों में जलन जैसी समस्याएं बढ़ा रहा है। खबर नीमच से है, जहां मनसा थाना क्षेत्र के बालागंज गांव में 2 मासूम बच्चों की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। कारण चौंकाने वाला है। दोनों ने घर में रखी यूरिया खाद को खाने की वस्तु समझकर खा लिया। 2.5 साल की बच्चियां वामिका, पिता गोविंद बांजरा, और प्रतीक्षा, पिता रंजीत, और दोनों की हालत खाने के तुरंत बाद खराब हो गई। परिजनों ने देर रात किए बिना उन्हें शासकीय अस्पताल पहुंचाया और जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जिला अस्पताल नीमच रेफर कर दिया गया। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।